नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलाग बानी। मित्रों, चीन के साथ सीमा विवाद शुरू होने के बाद भारत सरकार ने चीन के खिलाफ प्रतिक्रिया के स्वरूप बहुत सारे कदम उठाए। मसलन उसके बहुत सारे ऐप प्रतिबंधित कर दिए गए, उससे व्यापार को लेकर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन ने आखिर इतना ज़्यादा विकास कैसे किया। वर्ल्ड बैंक का एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि 1978 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1978 तक चीन में माओ का शासन था और माओ के शासन में चीन में बहुत सारी पाबंदियाँ थीं। मसलन कि चीन जो है, चीन के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल बंद थे, यानी कि कोई वहाँ निवेश नहीं कर सकता था, ना चीन से कोई भी निवेश बाहर जा सकता था। तो बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, वहाँ की जनता बहुत सारी पाबंदियों में जूझ रही थी। 1978 में जो चीन की पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय थी, वो $155 प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की $210 थी। यानी कि 1978 में हम जो है चाइना से बहुत आगे थे। वहाँ जो है भारत की तुलना में 26% अधिक गरीब थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चाइना जो है दुनिया के सबसे जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत देशों में शुमार होने लगा और कई मामलों में तो वो दुनिया से बहुत आगे निकल गया, दुनिया के कई देशों से बहुत आगे निकल गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि आखिर चाइना ने ऐसे क्या कदम उठाए 1978 तक, जहां वो उसकी तुलना दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी। उसने आखिर 1978 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया कि 2020 आते आते बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और उसके उत्पाद दुनिया में हर जगह कोने कोने में फैल गए। मतलब कई देश तो ऐसे हैं जो चीन के उत्पादों के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि जब से भारत के साथ सीमा विवाद शुरू हुआ तब से कई देशों ने उसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, उसके उत्पादों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, चाहे उनको मौका मिल गया या जो भी कह लीजिए भारत की आड़ में। लेकिन आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जानकारियों से भरा है। तो आइए चलें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि आज के दौर में चीन में दुनिया के सबसे जो लग्जरी गुड्स हैं वो चीन में बेचे जाते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि 1978 में जहां चाइना भारत से बहुत पीछे था, वहां आज बहुत आगे हो गया। यानी भारत की तुलना में चाइना में जो उत्पादकता है वो 60% से ज़्यादा बढ़ गई। और वैसे भी आपको पता होगा, मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भारत अपनी ज़रूरत का 60% हिस्सा या 60% सामान चाइना से मंगाता है। और ये केवल भारत की स्थिति नहीं है, बहुत सारे देश हैं जो पूरी तरह से चीन के उत्पादों पर निर्भर हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? माओ के समय में जहाँ सारे चीज़ें बंद थीं, बिल्कुल कट्टरपंथियों में, एक तरह से कहिए कि कट्टरपंथियों के मकड़जाल में चाइना उलझा हुआ था। वहीं माओ के बाद जब माओ के उत्तराधिकारी देंग जियोपिंग आए तो उन्होंने जो चीन की हालत देखी उसमें परिवर्तन करने के लिए कदम उठाने शुरू किए। हालांकि उनके लिए ये सब बहुत आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि चीन उस समय कट्टरपंथी या क्यों कहिए कि परंपराओं के ऐसे मकर जाल में उलझा हुआ था कि उन सब चीज़ों के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते देंग ने ये भी कर दिखाया और उसके बाद सुधारों की जो पटरी पर चाइना दौड़ा, इतना सरपट दौड़ा कि उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जो है दुनिया के बहुत सारे देशों की तुलना में सबसे आगे निकल गया। आप इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि 1978 के बाद चाइना में जो आर्थिक सुधार शुरू हुए, जो वृद्धि हुई, वो 18,000 गुना अधिक हो गई। इसको यूँ समझिए कि 1978 से पहले तक चाइना जहाँ पूरे साल जितने का व्यापार करता था वो अब महज 2 दिन में करने लगा। आज चीन के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि 3.21 खरब डॉलर विदेशी मुद्रा है। यानी कि जीडीपी के मामले में चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। आज की हालत आप ऐसे समझ लें कि चीन में आज प्रति व्यक्ति आय $10,276 है,
जबकि 2019 के आंकड़े जो सरकार ने पेश किए हैं उसके हिसाब से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय हो 10,534 रुपये है। यानी बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है इसमें। अब ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, खेती, जहाँ तक खेती की बात है, वहाँ आर्थिक सुधार जब शुरू हुए, हालांकि वहाँ कुछ प्रकृति का भी साथ रहा उनके साथ, लेकिन केवल प्रकृति का साथ रहा ऐसा नहीं है। भारत इतना विकास बढ़ होने के बावजूद आज भी मानसूनी बारिश पर भारत की खेती निर्भर है, जबकि वहाँ सालों साल बारिश होती है। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई के ऐसे साधन जो है विकसित कर लिए कि उन्हें अगर बारिश नहीं भी होती है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अब जो फिर उसके बाद सुधारों के बाद जो स्थिति हुई, वहाँ माइनॉरिटी जो है, यहाँ गरीबी जो है वो 9% रह गई, जबकि भारत में बढ़ के 30% हो गई। चीन में लिटरेसी रेट 1990 में ही 70% थी। वहाँ की भाषा और रीति रिवाजों में एकसारता है। स्वास्थ्य के मामले में, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में, चीन में 70 के दशक में ही जितना था उतना हमारे यहाँ अब जाके हुआ है। तो कई मामलों में वो पहले से आगे था, लेकिन वहाँ जो आर्थिक सुधार शुरू हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। अब कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए और कैसे जो है वो ग्रो करता गया, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले खेती। जब आर्थिक सुधार हुए तो वहाँ ज़मीन का बंटवारा शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ हर परिवार को बराबर बराबर ज़मीन दी गई। हमारे यहाँ इसका वादा तो किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ जो है उत्पादन, जो अनाज उत्पादन और दूसरे उत्पादनों की चीज़ थी, वो बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई। दूसरी चीज़ जो आती है वो है लीडरशिप। चीन में एक लीडरशिप, यानी एक पार्टी का शासन हमेशा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि वहाँ डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति रही है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकार ने जो फैसला ले लिया है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। हो सकता है कि डिक्टेटरशिप की वजह से चीन ने जो फैसले हुए वो लागू करने में और उसको योजनाएं बनाने में और उसको लागू करने में काफ़ी आसानी हुई, लेकिन जहाँ वहीं भारत में या सियासत में ही पूरा विकास उलझ कर रह गया। एक पार्टी नहीं, 2 पार्टी, 3 पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पे तो पार्टियां थीं ही, इसके अलावा वहाँ क्षेत्रीय स्तर पे भी बहुत सारी पार्टियां बन गई। हालत ये हो गई कि अगर किसी की सरकार बनती है तो वहाँ कम से कम 10 पार्टियों को मिला के एक सरकार बनाई गई। अब उसमें 10 पार्टियों में खींचतान मची हुई, वो आपस में एक दूसरे से ही उलझे रहते थे और इसकी वजह से विकास पे किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है विकास की गारंटी नहीं होती और केवल डिक्टेटरशिप ही विकास की गारंटी है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका और दूसरे यूरोपीय जो देश हैं वो सबसे आगे न निकल गए होते विकास में। तो लेकिन इसके लिए आपकी में दृढ़ इच्छा शक्ति और अच्छा विकास का प्लान आपके पास होना चाहिए। जबकि भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा, या यूँ कह लीजिए कि राजनीति का जो मकड़जाल है वो इतना ज़्यादा है कि इससे निकलना बहुत आसान नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टी सत्ता में आ भी जाती है तो वो अपने पूरे साल अपने आप को बचाए रखने के लिए ही संघर्ष करती रहती है, उसका ध्यान इधर नहीं जाता। हालांकि हाल के वर्षों ने भारत में इन सब चीज़ों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। चीन ने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक काम किया, यानी कि सड़कें, रेल यातायात, इमारतें, ये बहुत ही ज़बरदस्त उल्लेखनीय वृद्धि हुई है चीन में। जबकि हमारे यहाँ क्या हुआ ऐसा, हमारे यहाँ योजनाएं बन जाती हैं। एक फ्रेट कॉरिडोर को ले लीजिए, कम से कम 20 साल से योजना चल रही है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और बहुत कुछ भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह फंस जाती हैं उसमें कि निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए कुछ इम्प्लीमेंट होता भी है, कुछ बनता है, तो इतना गुणवत्ता विहीन होती है कि 2-4 साल में ही उसका सब कुछ खत्म होने लगता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।